एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 9th क्लास का 5th चैप्टर है। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन एंड शेप ऑफ सेल्स, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और 2 टाइप्स के सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डायग्राम को स्टडी किया। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके एक सेल के 3 मेन फीचर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं हमें उनके बारे में स्टडी करना है। तो देखते हैं क्या होते हैं। A cell contains 3 main features. A cell contain 3 main features. वो 3 main features कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये 3 मेन फीचर्स हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज एन एनवेलप फॉर द सेल। तो ये क्या हो गया? एनवेलप हो जाएगा सेल के लिए। आउटर कवरिंग है, उसको कवर किए हुए है ना, ये इसको कवर किए हुए हैं। और इसको कवर करने की वजह से अब मान लो एक सेल है, ये सेल है, इसमें अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अब ये इसका इनर एनवायरनमेंट हो गया, ये वाला इसका इनर एनवायरनमेंट और ये इसका आउटर एनवायरनमेंट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इसको किससे अलग कर रही है? एनवायरनमेंट से। इसके इनर एनवायरनमेंट को, ये वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसके क्या करेगी? सेपरेट कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। इसको ये अलग कर रही है, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। हमें ये समझना था कि होती क्या, आउटर कवरिंग है जो कि इसके इनर और आउटर को अलग कर रही है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो मेन पॉइंट है इसका, ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रही है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ये सबको अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती। जैसे आपका घर है, तो क्या आप किसी को भी अलाउ कर दोगे कि हमारे घर में आए और हम उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे? ऐसा नहीं होता। हम हर किसी को अलाउ नहीं करते, है ना। जो हमारे गेस्ट हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे जाने पहचाने लोग हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं, हम उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। सेम ऐसे ही ये मेम्ब्रेन हर किसी को नहीं एंटर करने देती है अंदर के एनवायरनमेंट में। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए तो सेल ऑक्सीजन ले लेगी, या हमें सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, जो चीज़ हमें नीड है हमारी बॉडी को, वो तो ये उसको अलाउ कर देगी एंटर करने के लिए। बट मान लो कोई पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हमारी बॉडी को, तो वो उसको तो अलाउ नहीं करेगी ना एंटर करने के लिए। तो ये क्या करिए? सेलेक्टिवली, ये वर्ड सेलेक्टिवली लिखा है, मतलब वो सेलेक्ट कर रही है कि क्या एंटर करेगा और क्या नहीं करेगा। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए द मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम सब्सटेंसेस और फेमिलियर सब्सटेंसेस टू एंटर इनर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया? एक एनवेलप होता है, सेपरेट कर रहा है आउटर इनर एनवायरनमेंट को उसके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद आ जाता है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसमें क्या हो रहा है, आउटर और इन क्या हो रहे हैं वो इसके भी कंपोनेंट्स हैं। पहले इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके कंपोनेंट्स। होते हैं
लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो इजीली फ्लो कर जाते हैं। मैंने बोला ना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, बट ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं इसमें। इनको कोई वो नहीं है कि ये मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऐसे 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि परमिएबल, जो ये मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें इजीली मूव कर सकते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के लिपिड होते हैं। हमने लिपिड की बात की ना, तो लिपिड्स भी कितने टाइप के होते हैं, लिपिड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं लिपिड्स। कौन कौन से, फोस्फोलिपिड, फर्स्ट हो गया फोस्फोलिपिड एंड सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड एंड सेकेंड होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सेकेंड हो गया कोलेस्ट्रॉल। तो ये 2 टाइप के लिपिड हैं, फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड में क्या होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, 2 फैटी एसिड्स हैं इसमें, 2 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फोस्फोलिपिड मतलब किस किस से मिलके बना हुआ है, ग्लिसरॉल से, 2 फैटी एसिड से एंड फोस्फेट से। ये हो गए इसके कंपोनेंट्स हो गए। एंड ये क्या करता है, ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है ना, ये मेम्ब्रेन है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसको सेलेक्टिवली परमिएबल बनाता है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। इसी में क्या, अब ये सेकंड वाला क्या है हमारा था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में ये भी एक क्या है, लिपिड है, क्योंकि हमने लिपिड के ही वो पढ़े ना। तो ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने शॉर्ट में लिखा पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये समझ में आया। फोस्फोलिपिड क्या हो रहा है, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, ये तीनों चीज़ें मिलके इसको वो बना रही है, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना रही है, क्रिएट्स। ये क्या करते हैं, क्रिएट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इन तीनों के वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन रही है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सेल की जो सरफेस है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। वो बहुत ठोस नहीं है, बहुत सख्त नहीं है, उसको थोड़ी सी फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटीन क्या करते हैं, इसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पे प्रोटीन्स भी हैं। ये तो हमने लिपिड्स की बात हो गई। इसके 3 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, 3 कंपोनेंट्स है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। पहले हमने पढ़ा लिपिड के 2 पार्ट्स, फोस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फोस्फोलिपिड में हमने ये पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल में ये पढ़ लिया। अब आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स पे क्या करते हैं, प्रोटीन बेसिकली क्या कर रहे हैं सेल के में, वो रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, और ये ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस आया उसको रिसीव करेंगे, रिसेप्टर है, रिसीव करके वो सेल के अंदर या सेल से बाहर जाना हो, ऐसे, ठीक है। मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, इस पर क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये प्रोटीन्स लगे हुए हैं कहीं कहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। अब ये कैसे रिसीव करेंगे, कोई जो सब्सटेंस जो प्रोटीन से अटैच्ड हो सकता है वही अंदर जाएगा, सारे सब्सटेंस नहीं जाएंगे। कोई बैक्टीरिया आया वो अटैच नहीं हो पाएगा, प्रोटीन उसको वहीं से बाहर कर देगा।
ठीक है, तो ये हो गए रिसेप्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जैसे कि NaCl का ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम का, ये सेल में इनका आना जाना लगा रहता है। ये हो गया। थर्ड था कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट किस में हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे अभी फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, ये खुद ही क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ। तो ये किससे अटैच हो जाएगा, अटैच्ड विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये कहाँ मिलता है, प्रोटीन और लिपिड से अटैच हो जाएगा, और कहाँ पे मिलेगा, आउटसाइड या एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर लिखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मिलते हैं ये कहाँ पे, मतलब जैसे कि ये है ना सेल की मेम्ब्रेन है, तो उस पे बाहर की साइड मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अटैच हो जाएगा लिपिड्स और प्रोटीन से। प्रोटीन भी तो इस मेम्ब्रेन पर ही है, ताकि क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाता है इससे। और लिपिड्स भी इसमें ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है, ताकि उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर सके। ये जो फैटी एसिड है, फोस्फोलिपिड्स हैं, ये तीनों ये भी इसी पर है, और कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से अटैच होता है, ठीक है। ये तो हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, काफ़ी इसमें काफ़ी बड़ा थोड़ा टॉपिक है ये। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा कि इसके 3 फीचर हैं, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बेसिक पढ़ा, फिर उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा। अब हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन सब्सटेंस मूव इन, हाउ कैन substances move in and out of a cell। एक सेल से मूव इन आउट कैसे होता रहता है सब्सटेंसेस का, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी क्या गैसेस हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल को भी तो चाहिए, सेल ले रही है तभी तो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है ऑक्सीजन, तभी तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। सेल काम कर रही है तभी तो ऑक्सीजन को यूज कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके हम बाहर उसको एक्सेल कर रहे हैं। तो वो गैसेस का इन और आउट कैसे होता है, या फिर वाटर का इन और आउट कैसे होता है उसमें सेल में। तो बेसिकली जो सब्सटेंसेस हैं, और भी सब्सटेंसेस हैं, तो बेसिकली इनका इन और आउट कैसे हो रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं कि पहले क्या होता है, मान लो गैस है, गैस कैसे इन और आउट हो रही है। तो इसके लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के वजह से ये इन और आउट हो जाती है। जो गैस है इन और आउट डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। क्यों, कैसे डिफ्यूजन होता क्या है, सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जब गैस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड पर मूव करेगी। तो डिफ्यूजन क्या होता है, व्हेन गैस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पर गैस की क्वांटिटी कम होगी वो वहां पर मूव करेगी। अब देखो कैसे, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, अभी ऑक्सीजन सेल में कमी है ऑक्सीजन की, तो हमने ऑक्सीजन जो इनहेल किया वो ऑक्सीजन किस में जाएगी, सेल्स में चली जाएगी। अब सेल्स ने क्या किया, उसमें उसको यूज किया, ऑक्सीजन को अपना काम किया, एनर्जी बनाई, एनर्जी प्रोड्यूस की, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। कोई प्रोडक्ट भी तो रिलीज होगा जब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो क्या हुआ, एक एनर्जी उसने प्रोड्यूस की, तो उसके फॉर्म अब क्या हुआ, उस रिएक्शन को होने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो हम एक्सेल कर रहे हैं। तो उसका मूव और इन आउट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के वजह से हो रहा है। तो जब हमने इन ऑक्सीजन लिया तो सेल में ऑक्सीजन की कमी थी, हमने ले लिया, ऑक्सीजन फिल हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे सेल में ज़्यादा हो गया, हमारी बाहर कम है हमारी बॉडी में, तो उसने बाहर निकाल दिया, लंग्स तक आया, लंग्स से हमने एक्सेल कर दिया। तो ये हो गया गैस का। अब अगर मैं बोलूँ वाटर का कैसे होगा, वाटर का इन और आउट कैसे होता है, ये होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें वाटर
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड पर मूव कर रहा है सेम डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन की साइड, ठीक है। बट ऑस्मोसिस क्या है, इसका स्पेशल केस है, किसका, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का स्पेशल केस है ऑस्मोसिस, क्योंकि ये वाटर के लिए यूज हो रहा है। ये भी क्या कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड पर मूव कर रहा है। एंड ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है ऑस्मोसिस, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है, इसी में ही है टॉपिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, करेंगे फर्स्ट कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड होता है isotonic solution and third is, उधर लिखते हैं, third is hypertonic solution। hypertonic solution, इसको डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम में ही जो मैं समझाऊंगी वही आपको थोड़ा सा रिटन भी करना है और डायग्राम भी बनाना है अगर क्वेश्चन आता है तो। इसका डायग्राम बनाते पहले। मान लो एक बीकर है, उसमें एक सेल है और यहाँ पे इसका वाटर है, ठीक है। यहाँ पे इधर वाटर आ रहा है, ये पूरा वाटर है और इधर और ये रही हमारी सेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये देखो, इसमें वाटर कंटेंट बाहर ज्यादा है, सेल में कम है। तो क्या होगा, जो वाटर है, वाटर अंदर की साइड ज्यादा मूव करेगा, वाटर अंदर की साइड ज्यादा मूव करेगा और बाहर कम जाएगा, ठीक है। तो अंदर ज्यादा आ रहा है, ये सारा H2O मैं इसलिए लिख रही हूँ, वाटर है तो वाटर अंदर आ रहा है। तो क्या हो गया, जो सेल है नॉर्मल, मान लो नॉर्मल सेल थी, मान लो नॉर्मल हमारी सेल ऐसे है, तो ये सेल क्या हो जाएगी, जब इसमें वाटर आएगा तो ये स्वेल हो जाएगी, इस तरीके से फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, नेट वाटर गेन हो रहा है, नेट वाटर गेन हो रहा है और सेल क्या कर रही है, सेल स्वेल हो रही है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, सेल में कम है। तो जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो अंदर की साइड मूव करेगा, तो नेट वाटर जो क्या होगा, गेन हो जाएगा, मतलब वाटर गेन कर रही है सेल और वो स्वेल कर रही है, वो होता है हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें क्या होगा, आइसोटोनिक में एक क्या बोलते हैं, सेल है, वाटर है इसके आसपास। अब इसमें क्या होगा, सेल में भी उतना ही वाटर है और क्या बोलते हैं, सेल में भी उतना ही और बाहर वाले एनवायरनमेंट में, आउटर एनवायरनमेंट में भी उतना ही वाटर है। तो जो नेट ना तो गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो H2O कभी बाहर कभी अंदर, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है। तो नेट वाटर नो गेन और नो लॉस, ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। तो क्या हो गया, इस पे, इसकी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीदर इट स्वेल्स और नीदर इट श्रिंक्स। तो सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का ऑपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीकर में सेल है, वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा था बाहर के मुकाबले, बाहर कम था। तो इसमें क्या होगा, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि जो नेट वाटर है वो बाहर की साइड आ रहा है, हाई लो कंसंट्रेशन पे आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन था सेल में, बाहर कम था। तो ये H2O बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाता है नेट वाटर लॉस हो जाएगा एंड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी।
सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही हमें पढ़ना है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में। अब क्या होता है, आइसोटोनिक तो याद हो जाता है सबको इजीली कि ना वाटर गेन और ना लॉस हो रहा है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक भी याद तो हो जाएंगे बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हाइपरटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक है। इसके लिए एक ट्रिक कर लेते हैं, जिसमें स्वेल हो रही है तो उसमें आ रहा है हाइपो, ओ आ रहा है मतलब गोल हो गई। ठीक है, तो वो हो गई हाइपोटोनिक जिसमें स्वेलिंग हो रही है, जिसमें वाटर गेन हो रहा है। हाइपर, अब ओ नहीं आया, अब वो स्वेल नहीं हो रही, यहाँ पे ओ है ही नहीं इधर, इधर वाले में टोनिक में है, इधर भी टोनिक में, पर इधर हाइपो और हाइपर। तो हाइपर में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी। हाइपो जिसमें ओ आया मतलब श्रिंक, स्वेलिंग हो रही है, इधर स्वेलिंग नहीं हो रही है, इधर श्रिंक हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है क्योंकि वाटर का गेन, वाटर का लॉस, वो भी तो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है। तो ये सब हमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन ये सब इसी में पढ़ना था। अब क्या पढ़ना है हमें इसमें, हम आ जाते हैं सेल वॉल पे। हमारा हमने सेकेंड फीचर पढ़ा था ना सेल वॉल, तो ये अब हमें पढ़नी है सेल वॉल क्या होती है। अब कल जब हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा था तो हमने सेल वॉल एनिमल वाले में नहीं पढ़ी थी, प्लांट वाले में पढ़ी थी। इस बात का ध्यान रखना कि सेल वॉल प्लांट्स वाले सेल में थी, एनिमल सेल में नहीं थी। क्योंकि देखो हमारी बॉडी तो अगर हम अपनी स्किन को टच करेंगे सॉफ्ट है, बट जहाँ अगर हम प्लांट को टच करेंगे तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बहुत। तो उसमें सेल वॉल है, हमारी बॉडी में सेल वॉल, हमारी सेल्स में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल क्या होती है, ये आउटर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है किसकी, ये आउटर कवरिंग है, एक तो हार्ड भी है, हार्ड कवरिंग है, और ये शेप को मेंटेन करती है, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, द शेप ऑफ सेल। और ये किससे मिलके बनी हुई है, सेलुलोज से, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। सेलुलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। और क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, टू प्लांट्स। मैंने बोला ना कि प्लांट्स में ही होती है सेल वॉल, तो ये किसको प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट्स को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। जब एनिमल्स में है ही नहीं तो उनको तो करेगा ही नहीं, क्योंकि देखो प्लांट्स को क्या होता है, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उसे बाहर ही खड़े रहना है। हम तो अंदर घरों में छुप जाते हैं, पर उसको क्या करना है, बाहर खड़े रहना। तो उसमें सेल वॉल होती है ताकि वो इतना हार्ड हो सके, उसको स्ट्रेंथ उसके पास इतनी हो कि वो उन सब चीज़ों को झेल सके। सेल वॉल में एक टॉपिक आता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें, प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस in which contents of a cell that are away from cell wall shrink when cell loses water due to osmosis when it is kept in, कब shrink होती है, when it is kept in hypertonic solution। जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखा जाए तब ये होता है। प्लाज्मोलिसिस है बेसिकली प्रोसेस है जिसमें कि कंटेंट, जो सेल के कंटेंट्स हैं वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं और सेल श्रिंक हो जाती है जब वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सेल श्रिंक हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पे ये श्रिंक हो रही है क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है और उसके जो कंटेंट्स हैं, सेल के जो कंटेंट्स हैं वो उससे दूर जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप देंगे। कैन डेड सेल, लिविंग सेल तो ये फंक्शन कर पा रही है,
कैन डेड सेल एब्जॉर्ब वाटर? मान लो कोई डेड सेल है, वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या डेड सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इधर लिख देती हूँ ये वाला क्वेश्चन मैं। हाउ प्लांट्स fungi and bacteria plants fungi and bacteria how plants fungi and bacteria can exist in hypotonic solution। बहुत छोटा सा इसका रीजन है। जो प्लांट्स फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कौन सी सेल होती है? जो प्लांट सेल के पास होती है, वो वाली सेल उसके पास होती है। तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्यों रहेंगे? अब देखो क्यों, कैसे। मान लो एक ये है सेल है, अगर मैंने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया तो जब ये वाटर अंदर 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 आए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और सेल में कम है, तो अगर वाटर अंदर आ जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएंगी। बर्स्ट मतलब फट जाएंगी। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो उसमें एग्जिस्ट कैसे कर पा रही है? वो इसलिए एग्जिस्ट कर पा रही है क्योंकि उनके पास क्या है, इनके पास है सेल। तो हम आंसर लिख सकते हैं, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? हार्ड होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो ये भी उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके पास भी प्लांट्स वाली ही सेल वॉल होती है और उनके पास सेल्स होती है और उन सेल्स के पास सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल उसको बहुत हार्ड है और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, तो उसके वजह से वो बर्स्ट नहीं हो रही है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट आज भी रह गया है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल कवर किया है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट जो था, थर्ड फीचर था न्यूक्लियस, वो कवर करेंगे। और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनको भी हम उसी में कवर करेंगे। उनका डिफरेंस भी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And please like, share and subscribe. Thank you so much.